नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना काल से ही बिहार को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए इस बार बजट सत्र 2021 से 22 में 7 निश्चय पार्ट 2 को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत कई मुख्य बिंदु हैं, जिनमें से युवा शक्ति, सशक्त महिला, हर खेतों तक जल पहुंचाना आदि बिंदु मौजूद है। तो आज हम इन्हीं तथ्यों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं मिस्टर कुणाल भारती, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं बीजेपी बिहार के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमाकांत सर, जो कि पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल हैं। तो सर, जैसे कि बिहार में आत्मनिर्भर पर बात की जा रही है, तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है, जनता इसे क्या समझे। सबसे पहले तो मैं केबीसी बिहार के पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्राप्त कराया कि मैं आप लोगों से रूबरू कर सकूं। जी, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा प्रियंका जी। आत्मनिर्भर बिहार को सरल शब्दों में अगर बताया जाए तो यह हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जा सके, कैसे यहाँ के आर्थिक स्थिति को सबल बनाया जा सके, कैसे अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ रोजगार उत्पन्न किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके, कैसे लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाया जा सके। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में केंद्रित रखते ही विगत 6 महीना पहले आत्मनिर्भर बिहार कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था। तो जनता का सवाल ये है कि आखिर आत्मनिर्भर का सवाल ही क्यों पैदा हुआ? क्या बिहार आत्मनिर्भर नहीं था इससे पहले? देखिए, बिहार को अगर आप इतिहास को समझें, बिहार का एक इतिहास काफ़ी डाइसी रहा है। अगर हम कॉलोनियल शासन की बात करें तो बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और बिहार में एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन था पीजेंट्स के साथ। उस समय आय का मूल स्रोत कृषि था, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन था, इसलिए शायद 1919-20 के दौरान गांधी जी भी यहाँ आए थे और चंपारण से उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। चंपारण आंदोलन सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, उसके बाद का दौर आ रहा है। उसके बाद के दौर आए तो आज़ादी के बाद भारत में जब पूरा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा तो बिहार भी उसमें अपना सफ़र तय किया। पर कुछ क्षणों के बाद बिहार के साथ एक सबसे बड़ी जो दुर्घटना देखी गई है, उसमें यह था कि बिहार की राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों कभी समन्वय नहीं बना सकी। अगर आप देखेंगे तो 77 में जब पूरे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना सत्ता गंवाना पड़ा था, तो उसी दौरान बिहार में भी एक सत्ता परिवर्तन का लहर आया था। उसके पहले 67 में भी पहली बार यहाँ माया प्रसाद सिन्हा जी ने सरकार बनाई थी, निर्दलीय वो विधायक थे और जनसंघ और सीपीआई के समर्थन से वह सरकार बनी थी, वाम दलों के समर्थन से जी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो एक शब्द होता है, सहकारी संघवाद, तो बिहार को कभी वो केंद्र से हिस्सा नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था, इसीलिए बिहार पिछड़ता चला गया। और 1990 से 2005 का जो दौर था वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बिहार के जन जन उस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि किस तरह पूरा प्रदेश लालटेन युग में था। आप इतिहास की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमें ये बताइए कि आप कहें कि बिहार में राजनीतिक क्रांतियां तो कई हुई, चाहे जयप्रकाश मूवमेंट रहा जाए, जो भी आप उसका नाम लें, जबरदस्त हुई। और कहा भी जाता है कि बिहार जो है राजनीतिक एक्सपेरिमेंट का एक प्रयोगशाला है, राइट। अब यहाँ पर जो चीज़ सामने आ रही है कि सेल्फ रिलायंट बिहार, मैं उसी इसे आप कैसे कहें, क्या क्या इसमें करने वाला है ये बताइए। पिछला इतिहास हो चुका। प्रियंका जी ने सवाल पूछा कि क्यों जरूरत पड़ी, मैं उस पे आ रहा हूँ। अब बताइए कि बैकग्राउंड नहीं देंगे, बताया जाए कि इसमें क्यों जरूरत पड़ी। स्पष्ट राजनीतिक क्रांति हुई यहाँ पर, सभी लोग जानते हैं। उसकी उपज में कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां आई जो आज भी सत्ता में या सत्ता के करीब रहती हैं हमेशा। ठीक। आज सेल्फ रिलायंट बिहार में आपको जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं जिससे बिहार सेल्फ रिलायंट हो जाए, ये बताया जाए स्पष्ट रूप से। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले पृष्ठभूमि अपना बता दूँ तो जो 90 से 2005 का दौर था, बिहार में लूट व्यवस्था थी, जंगल राज था, किसी प्रकार का औद्योगिक वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं थी, अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं थी। तो जब 2005 के बाद जब एनडीए की पहली बार यहाँ सरकार आई, तो उसके बाद बिहार विकास के
पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया। अब हमें लगा कि जब बिहार में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है, तो अब कैसे लोगों के मतलब जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाया जा सके। मूल एजेंडा ये था, कैसे यहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न कराया जा सके। किस क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं? ये सबको, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव आता है, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको बेहतर सुविधा देंगे, हम सामाजिक व्यवस्था को सुधारेंगे। अब रोजगार की जब बात की, किस फील्ड में आप करना चाहते हैं कि इसमें रोजगार मिलेगा? देखिए, साल 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। तो बंटवारे के बाद अगर बिहार के पुरानी अगर आप क्षेत्रीय फल को देखेंगे तो बिहार में पहले कृषि के साथ साथ बहुत सारी मिनरल्स भी थे, जिससे बिहार में काफ़ी संभावनाएं थी, पर किसी कारणवश ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हो पाया वो चीज़। तो मूलतः अभी जो बिहार का जो आप क्षेत्रफल देखेंगे, बिहार के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, तो बिहार बेसिकली कृषि प्रधान राज्य है। 85% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित है यहाँ। तो बेसिकली जो अभी जो हमारा टारगेट है कि हम लोग कैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर स्थापित कर सके, और कैसे प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशरीज, ये सारी तमाम चीज़ें हैं, इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर हमारा वो प्रमुख सोर्स है जहाँ पर हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है, सबसे अधिक लोग काम कर रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ एक कंट्राडिक्शन भी है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर ही वो सेक्टर है जहाँ से हाईएस्ट माइग्रेशन है डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है। अब आप क्या हमें बताएंगे कि एग्रीकल्चर में आप किस तरह से, रोजगार तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में है, मजदूर काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, राइट। अब हमें बताएं कि ये जो माइग्रेशन है इसको कैसे आप होल्ड करेंगे? ऐसा क्या एग्रीकल्चर में करने जा रहे हैं जिससे यहाँ के जो माइग्रेशन हो रहा है लोगों का काम के सिलसिले में, वो यहीं पर रुकें और बिहार के विकास में योगदान दें? इसके लिए तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि मैं वर्तमान की केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो पिछले वर्ष नए कृषि कानून को पारित कराया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी व्यवस्थाएं अब लाई गई हैं, जिससे कि बेहतर ऑप्शंस यहाँ पे अब मिलेगा किसानों को, सीमांत किसानों को भी। उसके अलावा वर्ष 2019 में ही हमने किसान सम्मान निधि योजना एक योजना लेकर आए थे, जिसमें हम लोग सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम और आधुनिक तकनीक को कृषि में बहुत ही आवश्यकता है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि दान के द्वारा किसानों को सम्मान देना चाहते हैं? नहीं, वो आप 6,000 रुपये साल में दे दीजिए, उनको दान कर रहे हैं, और आप कह दीजिए किसान को कि भाई हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आप कृपया हमारे स्टेट में बने रहिए, हमारे यहाँ आप खेती करते रहिए, आप दूसरे स्टेट में ना जाए। दान से सम्मान की बात नहीं, आप मेरी बातों को गलत समझें। वो दान नहीं हुआ। वो क्या है फिर? वो उन्हें एक आर्थिक सहायता है, किस तरह से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्या उस 6,000 रुपये की वजह से जो किसान पहले अपनी खेत में खेती करता था, अपने ही खेत में काम करता था, उसी के खेत में 4 से 10 मजदूर 1 बीघे में काम कर रहे थे, जो माइग्रेट हो जाता था, क्या उस दान की वजह से, मैं बार बार उसे दान कर रहा हूं, जो 6,000 कर रहे हैं आप, उसकी वजह से क्या किसान वो रुका रहेगा बिहार में, या फिर 10-12 हज़ार की तनख्वाह पर गुजरात में और पंजाब में या दिल्ली में किसी फैक्ट्री में जाके काम करेगा? मैं इसीलिए तो बोला कि एक तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो कि नए किसान बिल को उन्होंने पारित कराया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी व्यवस्थाएं अब आई हैं। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, लगभग सरकार इस तरह का प्लानिंग कर रही है कि हर एक जिले में कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाया जाए, कैसे उद्योग को हर एक जिले में स्थापित किया जा सके। किस चीज का उद्योग? कृषि आधारित उद्योग। किस आधार, लोकलाइजेशन को आधार करके हम किस कृषि उत्पाद के उद्योग को आप स्थापित करना चाहते हैं? आपके बगल में मोकामा जिला है, आपके बगल में नालंदा जिला है, दूसरी तरफ नालंदा जिले में आप किस कृषि उत्पाद पे आधारित उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, जिसे आप कहें ना कि औद्योगिक क्रांति करना चाहते हैं? जी। भाई आपके पास कच्चा माल कृषि का ही है। नालंदा जिला ले लीजिए, मोकामा जिला ले लीजिए, उस तरफ आरा ले लीजिए। ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसके पे आधारित आप उद्योग खड़ा करना चाहते हैं? और क्या वो उद्योग सेंट्रलाइज, यानी कि एक फैक्ट्री लगा दिया जहां 25-50 मजदूर काम कर लिए, बस हो गया उद्योग खड़ा?
कृषि पे मुख्य जो असंतोष है वो है कृषि को लेकर, जहां पर सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट है और वहीं से माइग्रेशन भी सबसे ज्यादा है। अब बताइए कि ये उद्योग, पहले तो बताइए कि किस उत्पाद पे आधारित आप उद्योग लगाना चाहते हैं और उसमें कितने लोग एक जिले में एम्प्लॉयमेंट पा पाएंगे। देखिए, किसी भी उद्योग से सिर्फ आप प्रत्यक्ष रूप से उसको उस स्थान को फायदा नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से भी उस स्थान को काफी फायदा होता है। उत्पाद बता दीजिए ना। नालंदा जिले में पटना के बगल में जिला नालंदा है, वहां पे कौन सा एग्रीकल्चर उत्पाद हो रहा है जिसपे आप उद्योग? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। नालंदा एक ऐसा, बिहार की एक ऐसी जिला है जहाँ 3 प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं, 3 सीजन की फसलें उपजाई जाती हैं। ठीक है, आपने मोकामा का बात किया। मोकामा जो पूरा टाल क्षेत्र है वो दलहन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, दाल की वहाँ खेती होती है और जितना दाल की खेती उस टाल क्षेत्र में होती है उसका भरपाई वो पूरे बिहार में उससे होता है। तो दाल आधारित उद्योग जो वहाँ पर है हम लोग उसको स्थापित करेंगे वहाँ पर। ठीक है, मान लिया कि मोकामा का टाल क्षेत्र, उसके बाद नालंदा मान लिया दाल की वहाँ खेती, मोकामा के उदाहरण ले लिया जाए, दाल की वहाँ होती है, अच्छी उत्पाद है, मुझे मान लिया मैंने। दाल के उद्योग में कौन सा उद्योग दाल पे आधारित लगाना चाहते हैं आप? दाल पे आधारित मोकामा के टाल क्षेत्र में, मोकामा के टाल क्षेत्र से बहुत सारे मजदूर जाते हैं। जी जाते हैं, सभी जानते हैं। अब टाल क्षेत्र में कौन सा उद्योग लगाएंगे जो दाल पे आधारित हो और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, वो तो डिपेंड करता है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल रख देता हूँ। उद्योग सिर्फ मैंने ये नहीं कहा कि कृषि आधारित उद्योग हो, उद्योग में एक समूह होता है, पूरे हर एक प्रकार का उद्योग वहाँ लग सकता है। उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया कि कृषि आधारित उद्योगों के बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो वहाँ इसलिए ये फायदा होगा। वही तो जानना चाह रहा हूँ, कृषि आधारित कौन सा उद्योग लगाएंगे? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पटना जिले में मोकामा के बगल में मोकामा जिस सब डिवीजन में आता है, बाढ़ सब डिवीजन में बिहार का सबसे बड़ा एनटीपीसी परियोजना स्थापित हुआ है। क्या वहाँ सिर्फ उस क्षेत्र से उस एनटीपीसी की वजह से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है? क्या उस क्षेत्र की वजह से वहाँ पे व्यापार नहीं बढ़ रहे हैं? क्या उस क्षेत्र की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है? अब मैं आता हूँ, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का एक प्लांट है जो वहां के किसानों के जमीन पे लगाई गई। जिन किसानों ने वहां उस प्लांट में जमीन दिया, उनके परिवार से कितने लोग उस प्लांट में कार्यरत हैं, ये बता दीजिए हमें। अब ये तो मेरे पास डेटा नहीं है कितने लोग कार्यरत हैं। आप बोल रहे हैं कि क्षेत्र को रोजगार दे रहे हैं, आप उद्योग खड़ा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उस आप क्षेत्र उद्योग, ठीक है, लाभ मिलता है। क्या लाभ मिला? जिन लोगों की जमीनें ले ली गई उनको मोटे पैसे मिल गए। मान लिया कि आपने पैसे दे भी दिए, वो पैसे खा पी कर खत्म कर चुके हैं। अब वो मजदूरी के लिए चले गए पंजाब, गुजरात, हरियाणा। अब उनको कौन सा रोजगार आपने एनटीपीसी में दे दिया? एनटीपीसी में तो पढ़े लिखे लोग जो थे, बड़े बड़े बाबू लोग काम कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ थोड़ी है कि सिर्फ पढ़े लिखे से ही कोई उद्योग चल जाता है। आप एनटीपीसी का आंकड़ा देख लीजिए, क्या उनके साथ कोई शर्त थी ऐसी जो एनटीपीसी के लिए जो फार्मर्स जमीन दे रहे हैं उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था थी? नहीं, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके परिवार में मैं जान रहा हूं नहीं थी, क्योंकि फिर वहां पर क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। वो उनको कह देंगे कि ये इस लायक नहीं है कि एनटीपीसी में काम करें। हमें बताइए, अब एनटीपीसी क्लियर कट कोयला से आधारित था, कोयला आपका झारखंड में चला गया जी। अब झारखंड की तो बात करेंगे नहीं, बिहार में बात करो कि एग्रीकल्चर ही आपके पास वो मुख्य स्रोत है जिसका आधारित आप उद्योगीकरण कर पाएंगे। उमाकांत जी, क्या किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ बड़े बाबुओं की आवश्यकता होती है? फैक्ट्रियां मजदूरों से चलती हैं। कितने मजदूर हायर किए आपने लोकल? कितने मजदूर हायर किए वो आप आरटीआई दायर कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बता रहा हूं, आपने जो किसान जो अपनी जमीन का मालिक था, अपने काम का मालिक था, आजाद था, आपने उसे मजदूर बना दिया। किसान टू मजदूर कन्वर्जन करना चाहते हैं आप? क्या ये उद्देश्य है नई औद्योगिक क्रांति का? क्या कृषि के खेती में मजदूर नहीं होते हैं, खेतियारी मजदूर नहीं होते? मतलब यही ना कि कुल मिला के जिन किसानों ने जमीन दी फैक्ट्री के लिए, आप उन्हें मजदूर बना देंगे। खेतियारी मजदूर नहीं होते हैं। खेतिहारी मजदूर तो आपके यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, वो है कहाँ? आपको ये अब माइग्रेट करके चले जा रहे हैं। आप हमें बताइए कि जिन किसानों ने जमीन मैं उस पे भी आता हूँ, पहली चीज मैं उस पे भी आता हूँ। जब आप अगर बाढ़ जाएंगे आज, हाँ जी, चलिए आप ठीक है, उसका हो गया। एनटीपीसी कोई बहुत बड़ा रोजगार उस क्षेत्र में लोगों को नहीं दिया, ये बात है। जिन लोगों को जमीन दिया उनको कोई खास रोजगार से फायदा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर वाला रोजगार जो आप बोले औद्योगिक क्रांति, तो एग्रीकल्चरल रोजगार से ही होने वाला है वो।
मैं इस पे भी आता हूं। एग्रीकल्चर में ऐसा कौन सा आप सुधार करने जा रहे हैं जिससे लोग जो असंतोष है, जिसकी वजह से लोग छोड़कर चले जा रहे हैं अपनी जमीन, दिल्ली पंजाब, मतलब उनके पास 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, वो छोड़ के अब वहां जाके क्या कर रहा है जी, तो गार्ड की नौकरी कर रहा है किसान। मैं इस पे भी आता तो हूँ। गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा है? क्योंकि 10-12 हजार सैलरी मिले। आप एग्रीकल्चर में ऐसा कौन सा सुधार करेंगे जिससे उसको यहीं बिहार पर में वो बिहार इनकम बिहार हो? बिहार की जो 3 फसलें हैं, हाँ जी। बिहार के जो 3 कैश क्रॉप्स हैं जो पूरे भारत में नहीं विश्व प्रख्यात है। हाँ जी। पहला यहाँ का गन्ना उद्योग, दूसरा मक्का और तीसरा केला। आज सीमांचल के क्षेत्रों में मक्का और केले के उत्पादन तथा भागलपुर के नवगछिया क्षेत्र में केले का उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और ये सारा प्रोडक्ट्स ईस्ट माने भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उधर या तो एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर बगल के देशों में बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। तो आप ये नहीं मान रहे हैं कि इससे वहाँ के किसानों की स्थिति सुधर रही है? बिल्कुल नहीं सुधर रही है, क्योंकि वो कच्चा माल ले जा रहे हैं। आपको वहां पर जो करना है कि वो जो केला किस ले जा रहे हैं, क्या आप केले का कोई दूसरा आइटम बनाने के, जैसे तो केले के ठीक चिप्स है बनते ना, हैं, फैक्ट्री लगाने वाले हैं, प्रोसेसिंग units कलकत्ता में वहाँ- रहा। ये तो ठीक वही बात हो गई कि हम लोग सऊदी अरब, हम लोग कोई चीज जैसे झारखंड जो है अपना जो माइनिंग से कोयला और स्टील सब क्या सब बिना निकालता रॉ है मटेरियल और चीन को एक्सपोर्ट कर दे, बोले कि हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। उमाकांत जी, क्या बिना रॉ मटेरियल्स का कोई प्रोडक्शन हो सकता है? प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। आपके पास है मक्का है, मक्का से में आधारित कौन सा उद्योग लगाने वाले हैं? खगड़िया में खगड़िया बहुत बड़ा है केंद्र, बताइए खगड़िया में कौन सा उद्योग लगाने का प्लान कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति में? अब कौन सा उद्योग आने, ये तो सर, बिहार मैं की यहाँ कैबिनेट पे तय interrupt करेगी। करना चाहूंगी हाँ छोटा जी। सा। यहाँ पे बात औद्योगिक क्रांति की चल रही है, यहाँ पे बात हमने किसानों की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें की, लेकिन बात अगर हम करें स्टूडेंट्स की, तो ठीक जो है। स्टूडेंट्स हमारे एजुकेटेड होते हैं उन्हें भी वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक और है। कहीं ना कहीं उन्हें भी माइग्रेट करना पड़ता है बाहर दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्यों में जाके नौकरियों की तलाश करने के लिए। ठीक है। उन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिल पाता है, इसका क्या कारण है? स्टूडेंट्स के लिए क्या आपके पास प्लान है कि बिहार में ही रह जाएं वो? जबकि इस बार 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति के लिए भी एक नियम बनाया गया है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 6 महीने पूर्व लेके जाना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था, उसमें उनका टैगलाइन था, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा। उसमें हमने कहा था 19 लाख रोजगार की हमने बात कही थी। 19 लाख रोजगार की हमने बात कही तो थी। क्या 19 लाख रोजगार लोगों को मिले? अभी तो सरकार बने 5 महीने हुए हैं, और आप देख लीजिए, आप सरकारी वेबसाइट्स पे जाके चेक करें, लगातार सरकारी बहालियां निकाली जा रही हैं। इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस तरह से और मजबूती प्रदान दिया जाए कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो सके इस प्रदेश में, तथा उसके साथ कैसे एक व्यक्ति को खुद का स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कैसे उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इस पे भी लगातार सरकार चिंतन कर रही है। बिजनेस के लिए तो चिंतन हो ही रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की काफी ज्यादा मतलब कमी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है जी। कि स्टूडेंट को बाहर जाना पड़ता है कामों के लिए। चाहे वो हम लेबर की बात करें, लेबर को जब इंडस्ट्री में काम करने को मौका मिलता है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की भी कमी है हम बिहार में। जी कमी है, मैं मानता हूँ इस बात को। जी, इन्हीं दूरियों को खत्म करने के लिए हमने आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प रखा है अपने सामने कि कैसे हम यहाँ अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज को लेकर आ सके। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। वर्ष 2009-10 में जब पहली बार 2006 में गन्ना नियमावली जब बदली गई थी, तो 2008 से लेके 2009 तक में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा इथेनॉल फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, जो गन्ना आधारित उद्योग है, वो सेटअप करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजा। उस समय यहाँ इंडिया की सरकार थी, वहाँ यूपीए की सरकार थी। यूपीए सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जबकि उससे प्रत्यक्ष रूप से 22,000 रोजगार उत्पन्न होता। अप्रत्यक्ष तो काउंटेबल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों को उससे लाभ होता। तो सरकार की नीयत ऐसी रही है कि वो अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न कर सके, बट हमेशा ऐसी व्यवस्था यहाँ बनी रहे कि जो मैंने शब्द कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो यहाँ शायद बिहार के पक्ष में। हमें लगता है कि आप बार बार सरकारें घोषणा करती कि इतना 1,000 करोड़, इतना करोड़ रुपया हम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दे रहे हैं। क्या आपकी ब्यूरोक्रेसी इफिशिएंट है हैंडल करने में?
देखिए ब्यूरोक्रेसी की जो बात है, हाँ, अगर गन्ना उद्योग पे आधारित इथेनॉल लगाना चाहते हैं तो कितने क्षेत्रों में आप गन्ना कहाँ होगा? किसानों के यहाँ होगा, खेतों में होगा। आप गन्ने के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं? देखिए बिहार में 53% 5300 हेक्टेयर पे 53 लाख हेक्टेयर, माफ कीजिएगा, 53 लाख हेक्टेयर पे खेती होती है, जिसमें से 3 लाख हेक्टेयर पे गन्ने की खेती होती है। गन्ना प्रमुख रूप से पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, इन जिलों में होता है। बिहार में अगर आप 70 के दशक में जाएंगे, जिस समय PSUs होता था, तो बहुत सारी सरकारी PSUs गन्ना इंडस्ट्रीज़ खुली, लेकिन एक्सेसिव बर्डन और सब्सिडीज के कारण बहुत सारी बंद पड़ी। अब जो व्यवस्था ऐसी बनी है कि उस गन्ने जो बहुत सारी ये प्राइवेट कंपनियां आई हैं, बिरला जी ने लगाया, सुगौली में लगाया चीनी मिल, तो अब कोशिश लगातार की जा रही है कि इन चीनी मिलों को कैसे प्रोडक्शन और अधिक बढ़ाया जाए। एक तो हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारा जो गन्ना है, उसका जो शुगर सैक्रोज जो कंटेंट होता है वो दक्षिण के शुगर केन से कम होता है, जो महाराष्ट्र में शुगर केन है उससे कम होता है। तो हमें एक तो वहाँ से एक टफ कंपटीशन मिलता है, उसके कारण थोड़ा हमारा गन्ना उद्योग जो वो डेवलप नहीं कर रहा है। लेकिन इथेनॉल जैसी जो प्रोडक्ट है, आप गन्ना से फर्टिलाइज़र बनाते हैं, आप उसके बेगीज से आप उससे आप बिजली पैदा करते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है गन्ना उद्योग को अगर अच्छे से विकसित किया जाए, और सरकार प्रतिबद्ध भी है, इसको कर भी रही है लगातार। जिन जिलों के आपने नाम लिया, ठीक है, गन्ना वहाँ उत्पादन होता है प्रमुख से, इथेनॉल बनाने पे आप फोकस कर रहे हैं। इथेनॉल, इन जिलों में इथेनॉल बनाने की कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, उनमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बता दीजिए। पहले से फैक्ट्रियां चल रही हैं मकान जी। कितने लोगों को रोजगार है वहां पर? अब कितने लोगों को रोजगार, इसका तो आंकड़ा मेरे पास है। आंकड़ा होना चाहिए कि आप भाई आप ऐसा नहीं है। देखिए हवा में बात हो जा रही है ना, हवा में बात नहीं हो रही है। आपने कहा ना कि इतने परसेंट इतने जिलों में हमारा मुख्य रूप से गन्ना उत्पादन होता है। आप जिन जिलों का नाम लिया वहां से माइग्रेशन है, लेबर माइग्रेशन, लोग चले जा रहे हैं बाहर। हमें ये बताइए, इथेनॉल बनाने की जो फैक्ट्रियां लगी इन जिलों में, ये आगे जो प्लान होगा आपका, जरूर प्लान होगा। आप बोले ना इंडिया क्रांति लाने जा रहे हैं, क्रांति शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। क्रांति मीन्स कुछ चमत्कारी चीजें होंगी, राइट? जैसे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन क्रांति था, चमत्कारी चीजें हुई, बदली व्यवस्था। इस क्रांति में उन जिलों में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अभी कितने लोग रोजगार अधिक में हैं? से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों की जीवन शैली में, लोगों की जीवन शैली में लोगों की जीवन होना चाहिए। आंकड़ा मैं कैसे बता सकता हूँ? वो तो प्रॉपर, वो तो बिहार कैबिनेट तय करेगी ना। नहीं, तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूं। ब्यूरोक्रेट्स को इनके लिए इनएफिशिएंट मैं क्यों बोल रहा हूं? ब्यूरोक्रेट सिर्फ हवाई बना देते हैं प्लान कि लो जी हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया, इतने करोड़ लगा रहे हैं, इनमें अधिक से अधिक। हाउ विल यू डिफाइंड ये अधिक से अधिक क्या होता है? वो तो जब प्रॉपर एक प्रपोजल होता है, एक एग्रीमेंट बनता है, प्रॉपर प्रपोजल होता है, उसमें तय होता है कितने लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार। वैसे मुझे वो गन्ना वाला पता था, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा, कि 22,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उसमें रोजगार मिल रहा था, तो मैंने वो डेटा आपके सामने रख दिया। 22,000 लोगों को, इन जिलों के लोगों को रोजगार? नहीं, इन जिलों की नहीं, एक योजना थी इथेनॉल बनाने की, जिसमें 20,700 करोड़ रुपया का वो टोटल प्रपोजल था, वो राशि आ रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, और उससे 22,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार का क्या प्लान है इस औद्योगिक क्रांति में? देखिए, सबसे पहले तो फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लेके आया है, उसे निसंदेह एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। रोजगार, शिक्षा और रोजगार को मैं जोड़ के देख रहा हूँ। जी। यहाँ पर जानते हैं बहुत से लोग हर साल 10+2 करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार का एक जरिया यहाँ क्या है कि आप प्राइवेट कोचिंग खोलिए, प्राइवेट स्कूल खोलिए, प्राइवेट कॉलेजेस खोलिए, आपको रोजगार मिल रहा है। इस क्षेत्र में सरकार क्या करने जा रही है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आपने नाम सुना होगा, स्कीम का। उसके तहत हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। स्किल्ड लोगों के लिए, जो शिक्षित हो गए, स्किल्ड हो गए, उनके लिए, और ये काम चल भी रोजगार का काम शुरू क्या करेंगे, ये काम चल भी। शिक्षा के क्षेत्र में इसका मतलब आपके पास बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं, कोई अपना स्कूल खोलना चाहता है, कोई कॉलेज खोलना, उनके लिए आपके पास अभी कोई प्लान नहीं है। हमें बताइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई अपना
कोई अपना स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई खोलना चाहता है, उसके लिए क्या प्लान है लोगों के लिए? हर साल बिहार से एमबीबीएस करने वाले लोगों की संख्या होगी। जी। ये लोग अपना हॉस्पिटल अपना ये खोलना चाहते हैं, सभी से स्वास्थ्य क्षेत्र में खोल रहे हैं। इनके लिए सरकार का क्या, खोल तो रहे अपने किसान खेती, ये चलने वाला नहीं है। किसान खेती अपने आप कर रहा है जी, खा रहा है, पी रहा है जी, और वो माइग्रेट हो जा रहा है। ऐसे ही आप कहो कि लोग डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जी, अपना बिहार में आपके पास क्या बिहार में रेड टैपिज्म शब्द को हमने खत्म किया है। कैसे, हमें बताइए, उदाहरण दीजिए रेड टैपिज्म। हमने ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में रखा है। जो स्लो ब्यूरोक्रेसी थे, हमने उसे मजबूती प्रदान की है। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम है, अब ट्रांसपेरेंसी है, अब सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, आप इजीली सब कुछ वहां से चेक कर सकते हैं। आप रोजगार क्रांति की बात कर रहे हैं, हमें ये बता दीजिए ना, ये लॉकडाउन में कई सारे छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए, उनमें यंग लड़के लोग पढ़ा रहे थे, यंग लड़के लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, वो बेरोजगार हो गए जी। उनके लिए आपके पास क्या प्लान है इस औद्योगिक क्रांति में? उस औद्योगिक क्रांति में है कि सरकार के द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। ऐसी जितनी भी संस्थानें हैं उन्हें पुनः शुरू करने के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। कितने लोग सामने आए उसका लाभ लेने के लिए? लोग लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप जाके इस डेटा को चेक करें। हम उसके बाद हम इस क्षेत्र से लगातार देख रहे लगातार हैं, एक कृषि इस क्षेत्र में सरकार के पास आज के दिन में शायद कोई आंकड़ा है, शायद ही कोई आंकड़ा है जिसको उसको ये पता चले कि इस लॉकडाउन में कितने छोटे छोटे स्कूल जो बच्चों के प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल स्कूल जो चल रहे थे, जो सीबीएसई बोर्ड से भी एफिलिएटेड थे या बिहार बोर्ड से एफिलिएटेड होकर चल रहे थे, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, सरकार उनके बारे में सूद नहीं ले रही है। सरकार सिर्फ हवाई बातें जो बता रहा हूं ना, हम क्रांति लाने जा रहे हैं। अजी क्रांति मतलब ऑल राउंड चेंजेस, चेंजेस दिख नहीं रहे। विकास का मॉडल रखा था, विकास हो रहा है इस प्रदेश में, और उसी तथ्यों पर मैं कह रहा हूं कि जिस तरह विकास हो रहा है, आज इस प्रदेश का जीडीपी दर है 11.1%। ठीक है, तो ये जीडीपी कैसे आया? जीडीपी का अर्थ क्या होता है? क्या आप तो शिक्षित व्यक्ति, आप जीडीपी का अर्थ बता सकते हैं? आप अगेन जब जीडीपी जोड़ना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप लालू यादव जी को बीच में ले आएंगे, उनके राज से कंपेयर करेंगे कि देखिए हमने इतना किया। गुड्स, जीडीपी का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ द। जब भी आप इन आंकड़ों को लेकर बैठते हैं, आंकड़ों से नहीं काम चलता। जब भी आप कंपेयर करने बैठेंगे ना, आप एक बार बैठेगा, देखिए जी आज से 15 साल पहले ये था, हमने ये लाया, लेकिन अब आपको अपने पिछले 5 इयर्स के कार्यक्रम से आगे कहां गए? पिछले 5 साल में मैं वही कह रहा हूं। रुकिए, आपने डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, पिछले 5 सालों में जो नीतीश कुमार जो गवर्नमेंट में रहे, वो कहें कि हम रोड बना दिया जी, ठीक है बना दिया जी, स्कूल बना दिया जी। अब वो 5 साल का हर साल उसी रिकॉर्ड को गिनाते जा रहे हैं। अगला क्या है टारगेट, अगला क्या काम करने जा रहे हैं? कहीं भी आप देखते हो उद्योग लाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने दिन में मजबूत किए। सड़कें नहीं थी, महज 34% सड़कें थी, आज 96% है। 26% बिजली थी 2005 तक, आज 7% है। आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार अपना बिजली कितना बना रहे हैं? अपना कितना बिजली बना रहे हैं ये पास डेटा नहीं है, खरीद के दे रहे हैं। और दूसरे बिहार में 4 थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर, आप अपना बिजली अभी कितना % बना रहे हैं जो दूसरे राज्यों से खरीद के दे रहे हैं? अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या ये सत्य नहीं है कि बिहार में बिजली का दर ज्यादा है रेट? बिहार में 11 करोड़ जनसंख्या पे 4 थर्मल पावर प्लांट है, 2 औरंगाबाद में, 1 बाढ़ में और 1 वहां भागलपुर में। क्या बिहार की बिजली सस्ती है? बिहार की बिजली महंगी है जी, महंगी है। आप दूसरे राज्यों से आप सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं, आप दूसरे राज्यों से खरीद के बिजली दे रहे हैं और वो बिजली अन्य राज्यों की अपेक्षा हमें महंगी पड़ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बाकी एनर्जी सोर्स की, आप बाकी के राज्यों में कर्नाटक में उद्योग लगाने के लिए ऊर्जा सोर्स की बात कर रहे हैं। बिजली एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, उस तरह डीजल चाहिए। अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या बिहार में महंगा नहीं है? देखिए, उद्योग लगाने के लिए 4-5 फैक्टर्स होते हैं, बहुत इजीली जो माना जाता है, एक मापदंड माना जाता है। रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आपके पास चीप लेबर है? जी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है? जी है।
अगला जमीन क्या है, चाहिए? जमीन है, लैंड भी, लैंड नहीं है आपके पास? लैंड तो है, लैंड तो है। ऐसी कैसे, ऐसी इतनी फिर से आप लैंड वही लेंगे? गैर कृषि भूमि है, गैर कृषि कितनी है, कितनी है गैर कृषि? हमें बताइए ना। नहीं है आपके पास। आपके मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे पास जो भी लैंड है वो प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चर के ख्याल से। नहीं, अगर आप कहीं भी इंडस्ट्री लगाने जाएंगे तो खेती वाली जमीन पे ही लगाएंगे ना। नहीं, ऐसी नवादा जिले में, ऐसी गया जिले में, ऐसी जमुई जिले में ऐसी कई स्थान है जहां आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और वो जिले ऐसी थी जो नक्सल प्रभावित थे और वो नक्सल मुक्त जिले हैं। जहां पर आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, जैसे आप उद्योग लगाने, एक तो कि आपके पास लैंड नहीं है, सस्ती लैंड उपलब्ध नहीं है बिहार में उद्योग लगाने के लिए। जो भी है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर वाली लैंड है। अगर जो लैंड सस्ती होती ना तो एग्रीकल्चरल लैंड पे मोकामा में और बाढ़ में वो थर्मल पावर प्लांट नहीं लगता, वो गया हुआ कहीं आसपास। मैं उसके बाद बता रहा हूँ। आज बिहार में, कृषि पे बात करें, बिहार में मखाना का 90% प्रोडक्शन बिहार में होता है और उसे प्रोसेस करके हम हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों और विदेशों में ही भेजते हैं। ये कहाँ हो रहा है? ये बिहार में हो रहा है। बिहार में प्रोडक्शन यूनिट है तब तो हो रहा है। कौन से इलाके से होता है वो? दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, उस तरफ अररिया तरफ से हो रहा है। नॉर्थ बिहार। आप कहते हैं वो उस इलाके में रोजगार माइग्रेशन का अच्छा स्थिति होना चाहिए था। ट्रेनें भर भर कर ठूस कर लोग उस इलाके से जाते हैं दिल्ली, पंजाब। आप कैसे बोलते हैं रोजगार है जी? वहां पर आप उस मखाना से जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनने थे उनकी इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं। अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हम पूरा करेंगे जल्द से जल्द। वही तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध। वही तो बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि प्लान क्या है। औद्योगिक क्रांति सिर्फ शब्द इस्तेमाल कर दिया आपने। ऑल राउंड रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा वहां? हमने बताया तो कि हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठाएंगे, हम सर्विस सेक्टर्स पे ध्यान देंगे, हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों सेक्टर्स को। एक मिनट, सर्विस सेक्टर ऐसा था जहां बिहार आगे बढ़ सकता था। उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं थी। नहीं। आपको एक जगह देनी थी डिफरेंट छोटे छोटे शहरों में और पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना था। सर्विस सेक्टर में क्या करने वाले हैं आप लोग इस ऑल राउंड रेवोल्यूशन में? वो जो औद्योगिक क्रांति कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? सर्विस सेक्टर में तो हमने एक प्रपोजल ही बनाया है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बिहार का एक पृष्ठभूमि अलग है। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, धार्मिक रूप से भी ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। नहीं, आप पर्यटन की तरफ जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं सर्विस सेक्टर तो वो सर्विस सेक्टर का है ना, पर्यटन किसका हिस्सा? कितनी कंपनियां सर्विस सेक्टर में, जैसे नोएडा, गुड़गांव, इंदौर, पूना, कितनी कंपनियां बिहार में, पटना में अपना सर्विस सेंटर खोल रही है? अभी विगत 2 वर्ष पहले यहाँ पे TCS का एक सेटअप खुला है और भी कंपनियां खुल रही हैं। आपको जर्मनी, डच और स्विट्जरलैंड का मिश्रित एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। 2 कंपनियां ऐसी खुल रही हैं। तो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट उनको कहाँ पे जगह दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे, मुझे उतनी जानकारी नहीं है कहाँ पे जगह दे रही है, लेकिन मैंने ये कहीं पढ़ा था कि ऐसी कंपनियां, 2 कंपनियों को सेटअप किया जा रहा है TCS से खुला। और बहुत सारे यहाँ पे औद्योगिक दूध उत्पादन में क्या करने जा रहे हैं? दूध उत्पादन में आपने अच्छा विषय उठाया। वर्ष 2001-2 में 2.7 मिलियन टन प्रोडक्शन था दूध का और वर्ष 2019-20 में 10 मिलियन टन जो मेगा प्रोडक्शन हुआ और रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हुआ, ये सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ है। उसके बाद आप सुनिए, हनी का जो हनी होता है 21,000 मेगा टन प्रोडक्शन हुआ है बिहार में। ये भी रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन है बिहार में। क्या आप उसके बाद आप सुनिए, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि जो लोग भी दूध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो उनका सेटिस्फेक्शन अपने काम से कितना है? क्या वो माइग्रेशन का मौका मिलता है तो क्या वो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं? देखिए, सेटिस्फेक्शन जो आप वर्ड कर रहे हैं तो ये तो एक कॉमन सेइंग है कि 85% ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। राइट। सो दूध उत्पादन में क्या सरकार ऐसे क्या काम करने जा रही है जिससे कि जो लोग दूध उत्पादन के व्यवसाय में लगे हुए हैं वो लोग उस व्यवसाय को छोड़कर कहीं जाके मजदूर ना बन जाएं? उसके लिए सरकार क्या करने वाली है? ऐसी बहुत सारी, अभी मोतिहारी में एक बहुत बड़ी डेयरी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट आपने बोला फैक्ट्रीज का, अभी LPG का 2 बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास हो चुका था, उसका काम भी शुरू हो चुका है। एक बांका में हुआ है, दूसरा मोतिहारी में हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी काम लगातार सरकार कर रही है। और विगत 6 वर्षों में जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और जब से 2017 में यहाँ NDA की सरकार बनी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दोनों सरकारें साथ मिल के काम कर रही है और काफी अच्छा उदाहरण पेश कर रही है यहाँ पर विकास का। झारखंड की दूध बनाने वाली कंपनी आपके यहाँ आके दूध बेच के जाती है? ऐसी कौन सी कंपनी आप कृपया मुझे बताएं?
मैं बता दूंगा आपको। जी, आप बताइए। कि जिसका प्रोडक्शन झारखंड में हो रहा है, झारखंड में सेटअप हुआ, और वो गया के रूट के थ्रू बिहार के जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट आप कंपनी का नाम मुझे बताएं। कंपनी का नाम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैं जान रहा हूँ उस कंपनी को कि वो सप्लाई कर रही है। देखिए, इक्का दुक्के जिलों में अगर कोई करता होगा तो आप उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक रोकने की बात, ये स्टेट लिस्ट अपने स्टेट का दूध या दूध से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जाए, इसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, सुधा जो एक यहाँ का जो बिहार का जो सेटअप को, ठीक है, हाँ, बिहार भर में है, ठीक है, उसका मध्य प्रदेश में या झारखंड में या दूसरे स्टेट में कैसे सप्लाई बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं? आज बिहार की दूधें लगभग मोटा मोटी बिहार से बाहर जा रही हैं, क्योंकि अगर मैं बताया, जब 10 मिलियन टन अगर दूध उत्पादन हुआ है तो इतना हमारा खपत तो है नहीं, और रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, ये आनंद को भी जा रहा है, ये बाकी के राज्यों को भी जा रहा है, तो बिहार तो आज व्हाइट रिवॉल्यूशन लेता है। दूध से बनने वाला एक बढ़िया प्रोडक्ट आइसक्रीम है जी। ज्यादातर आइसक्रीम तो बिहार में बाहर वाले बने हुए आ रहे हैं, हम कब बना के भेजेंगे बाहर ये अपनी आइसक्रीम बनी हुई? ये बताओ ना, उद्योग कब लगा रहे हो? मैं बार बार उद्योग की बात कर रहा हूं, आप आंकड़े दे देते हो मुझे, इतना टन प्रोडक्शन हुआ। जब तक आप ये नहीं करोगे, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलना है। सरकार लगातार बाहर की बनी हुई आइसक्रीम आ रही है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। अगर बिहार के आप भौगोलिक ढांचे को देखो, या बिहार के अगर आप परिवर्तन की यात्रा को देखें, तो बिहार ने प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट जंप मारा टर्सरी सेक्टर पर, मतलब एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज से डायरेक्ट वो हमारा सर्विस सेक्टर्स पे। बीच में जो सेकेंडरी सेक्टर है, प्रोडक्शन जो होता है, जो इंडस्ट्रीज होता है, शायद उस दौर में बिहार पिछड़ गया था। 90 से जो 2005 का दौर था, जब भारत में लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन का दौर जो था, जो बाकी राज्य काफ़ी आगे बढ़ गए, हम काफ़ी पीछे छूट गए, हमारे यहाँ निवेश नहीं हुआ, तो बिहार ने एक रास्ता निकाला, प्राइमरी से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर्स को ट्रांसफ़र किया। तो आप जो लगातार जो आप फोकस कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन का जो ठीक है, बिहार अब उस नया बिहार जो है, युवा बिहार जो होगा, उस पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर जो आम युवाओं को जो पसंद समझ में आता है, कि डिफरेंट कंपनियों के जो कॉल सेंटर्स हैं, ये सब जो खुलते हैं, बिहार शायद उसमें नगण्य है, अभी कोई खास इसकी पहचान नहीं बनी। जिस तरह से इंदौर, पूना, नोएडा, डिफरेंट अहमदाबाद, ये सब अपने आप को डेवलप किया, हम लोग उसमें नहीं है, अभी पक्का नहीं है। दूसरी चीज, सर्विस सेक्टर में एक स्वास्थ्य क्षेत्र को भी रख लीजिए आप। क्या वजह है कि हमारे बगल में नेपाल में जगह है धरान, ये सारे लोग, हम लोग वहां आंख का ऑपरेशन बिहार के लोग कराने जा रहे हैं। आपके यहाँ क्या कोई ऐसा बढ़िया सेटअप नहीं बना जिसमें कि बिहार के लोग बिहार में न रहने के बजाय दूसरे जगह? और वो कब सिचुएशन आप अचीव करेंगे, क्या करेंगे कि वो सिचुएशन अचीव हो, जब दूसरे क्षेत्र, दूसरे स्टेट्स के लोग, दूसरे कंट्रीज के लोग बिहार में अपना मैं उस पे ही बोल रहा हूं। ऐसा क्या करने जा रहे हैं? अभी पीएमसीएच को अपग्रेड किया जा रहा है 5540 करोड़ रुपए से, और ये एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल होगी, एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल। उसके बाद आप एम्स पटना को देखें, दरभंगा में एम्स स्वीकृत हो चुका है, तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं में निरंतर सुधार है। उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, 21 जून को पूरा दुनिया योग दिवस मनाता है, और योग दिवस कहाँ से आया? वो योग कहाँ से आया? पीएमसीएच को आप अपग्रेड कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ये खुशी की बात है, सबके लिए सेटिस्फैक्शन की बात है, कोई डिनायल नहीं करेगा इसमें। हम बता रहे हैं कि क्वालिटी वाइज आप वो लेवल कब तक अचीव करेंगे, या एक टाइम फ्रेम होगा ना, जब बिहार के बाहर के लोग, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं, पटना में एम्स है, नहीं जी यहाँ नहीं हो पा रहा है, दिल्ली एम्स चले जाओ। आप जाकर वहां देखिए, हमें ये बताइए, हर प्रकार की सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। हमें ये बताइए कि वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड्स कब तक लाएंगे? एक अच्छी गवर्नमेंट मानते हैं ना कि नीतीश कुमार बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छा मेंटेनेंस करती है, स्वास्थ्य क्षेत्र में वो लेवल कब अचीव करेंगे जब वर्ल्ड वाइड लोग आपके यहाँ इलाज कराने आए, और स्टेट में वो इंडस्ट्री के रूप में बढ़े स्वास्थ्य सेक्टर और लोगों को फायदा हो, रोजगार मिले। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि निरंतर, कि जिस तरह से पीएमसीएच के साथ मुजफ्फरपुर को भी, गया के मेडिकल कॉलेज, इन कॉलेजेस को, अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है, पीएमसीएच को एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है, तो जैसे ही वो बन के तैयार होगा तो लोग अपने आप इधर आएंगे। अब एम्स पटना की बात को, वो विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया गया है, आप वहाँ जाकर देखें, हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कल मैं वहाँ अपने पिताजी को दिलाने गया था कोरोना का वैक्सीन, इतना जल्दी से हो गया और इतने अच्छे तरीके से हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह का व्यवस्था सरकारी स्थानों पर। इतना ही बढ़िया है तो लोग दिल्ली बेंगलोर इलाज कराने क्यों जा रहे हैं? लोगों को एक भ्रम भी होता है कि शायद दिल्ली में बेहतर इलाज हो। भ्रम नहीं जी, इसे कहते हैं डिसैटिस्फैक्शन। नहीं, सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होते, कठिनाई होती है, इसलिए चले जाते हैं। यही चीज बार बार मैं उठा रहा हूं
कि स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए आपके पास, आप कह रहे हैं कि एम्स वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है और स्टिल पीपल आर मूविंग, यहां तक कि आपके एलाइड पॉलिटिकल क्लास भी अपने ट्रीटमेंट के लिए कहां जाते हैं जी, तो दिल्ली एम्स जा रहे हैं जी। आप वो लेवल अचीव करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो बताइए कि क्या प्रयास कर रहे हैं। मुझे बोलने नहीं दिया था आपने। मैंने जो 21 जून को बताया कि पूरा दुनिया योग दिवस मनाता है, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो मुंगेर में स्थापित है, वहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। क्यों आ रहे हैं? कुछ तो विस्तरीय बात है वहाँ पे। आपका एक पहचान है पूरे विश्व में जी। इतिहास बार पहचान और ये सब नहीं, मैं योग स्कूल पे बोल रहा हूँ। मैं योग रोजगार पहचान से नहीं मिलती जी। सीधा रोजगार की बात करो, औद्योगिक क्रांति की बात किया, रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र में जब तक आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी तब तक आपके यहाँ सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया जाए, कैसे नीली क्रांति लाई जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, नीली क्रांति की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। लगभग 1,71,000 हेक्टेयर यहाँ पानी है, सॉरी 10,71,000 हेक्टेयर यहाँ पानी है। 3200 किलोमीटर लंबा तटीय नदी का स्थान है। आप नीली क्रांति, और लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। जापानी स्टाइल जो था कि चावल के साथ साथ मत्स्य पालन कैसे, वो भी बहुत सारे जिलों में लोग प्रयास कर रहे हैं। और नीली क्रांति सरकार की तरफ से 85% सब्सिडी है, बहुत सारे युवाओं उसमें अब जा रहे हैं। कृषि में ऐसे अब किशनगंज जाइए, वहाँ अनानास की खेती हो रही है। कि किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि बिहार में कभी अनानास की खेती होगी। उसमें युवा, बहुत सारे युवा बढ़ चढ़ के। नीली क्रांति कब से कर रहे हैं? अब नीली क्रांति अभी तो बहुत बड़ा पैकेज आत्मनिर्भर भारत में नीली क्रांति के माध्यम इससे पहले भी अलग अलग राज्य सरकार अलग अलग टाइम पे मत्स्य पालन को अलग अलग तरह से बढ़ावा दे रहा था। सब्सिडी सब कुछ दे रही थी। तब भी आंध्रा से मछली इंपोर्ट होकर आ रहा है जी। ऐसे क्या बात हो गई? उसके पहले तो पशुपालन के लिए बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन लोग उसका चारा तक खा आप ये कौन सी क्रांति ला रहे हैं कि आप इतने दिन से चला रहे हैं मत्स्य पालन में, आप इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और मछली मार्केट में पटना कहाँ से मिलेगी? आंध्रा की मछली है जी, ये लो रहू है, ये कतला। ये कौन सी आप क्रांति? मैं बोल तो रहा हूँ कि पशुपालन की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन लोग ऐसे लोग थे कि उसका चारा तक खा जा रहे थे। फिर आप उस तरफ चले गए, वो टाइम चला गया। अब आपको अपने कामों का हिसाब देना है। 15 साल 20 साल क्यों पीछे जाकर उस चीज को, सब लोग जानते हैं क्या हुआ था, उसको नहीं, अपने काम गिनाइए कि पहले 5 साल में नीतीश सरकार ने क्या किया, अगले 5 साल में क्या, उसके अगले 5 साल में क्या, और ये जो 5 साल आ रहा है इसमें क्या करेंगे। मैं काम ही गिना रहा हूँ। पीछे निर्माण गिनाइए। एक खराब चीज से बार बार तुलना करके अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं। आप बार बार उसे तुलना करते हैं। आज के जो भी हमारे युवा पीढ़ी व्यूअर्स होंगे, उन्हें वो शायद 2005 के पहले की वो घटनाओं को भूल चुके हैं। कम से कम बताना तो होगा कि कैसा बिहार था। लोग बुरी चीजों को भूलकर आगे बढ़ने की बात करो, औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हो, रोजगार की बात करो। युवा लोग जो यहाँ से पढ़ लिख कर चले जाते हैं इंदौर, दिल्ली और बनारस, बॉम्बे, उनको कैसे होल्ड करोगे? वो टैलेंट माइग्रेशन हो रहा है आपका, सिर्फ लेबर ही नहीं, टैलेंट भी माइग्रेट कर रहा है। माननीय आईटी मिनिस्टर जो पटना संसदीय क्षेत्र से सांसद भी हैं, उन्होंने लगातार प्रयत्न किया कि किस प्रकार यहाँ पर आईटी को यहाँ बूम किया, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं और बाहर में काम करें। तो उनका लगातार प्रयत्न है कि यहाँ पे आईटी सेक्टर से यहाँ पे निवेश करें, आईटी कंपनियाँ यहाँ पे निवेश करें और कैसे एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सके। अब आप बोलेंगे, अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप बस स्टैंड के इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहाँ 4-5 बड़ी संस्थानें हैं। निफ्ट हो गया, चाणक्य लॉ कॉलेज हो गया, आर्यभट्ट हो गया, एक और कोई है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये बदलता बिहार का एक एग्जाम्पल है। चंद्रगुप्ता हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज। लोग बाहर से उन संस्थानों में पढ़ने आ रहे हैं। पटना आईआईटी में लोग बाहर से पढ़ने आ रहे हैं। सिर्फ पटने के लोग, पटना एनआईटी पटना में बाहर से लोग पढ़ने आ रहे हैं। पर्यटन की यहाँ इतनी अपार संभावनाएं हैं। बिहार लगभग सभी धर्मों का एक केंद्र रहा है, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो। अब धार्मिक पर्यटन को हम लोग बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा जब 350वां गुरु गोविंद सिंह का जब मनाया गया था प्रकाश पर्व, उसमें देश विदेश, बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से लोग आ रहे थे। तो ये बदलते बिहार का एक उदाहरण है। रोजगार कितना मिला उससे? रोजगार मिला? रोजगार कैसे ना मिला? रोजगार कैसे नहीं मिला?
अगर आप सिर्फ गुरु गोविंद सिंह का महोत्सव हुआ जी, 1 मंथ 10 दिन 15 दिन का पीरियड, सारे ऑटो वाले बिजी, बस वाले बिजी, ट्रैफिक बिजी, सबको रोजगार मिला, उसके बाद नेक्स्ट खत्म, बात आई गई रह गई, उत्सव मनाया, खत्म बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग निरंतर स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, जो यहाँ के टैलेंट हैं, लेबर हैं, जो वर्किंग क्लास है, इसका बाहर पलायन नहीं रुकेगा। और ये जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है अप्रवासी बिहारी, ये नहीं रुकेगा। नहीं, सबसे पहले तो ये शब्द गलत है, क्योंकि वो अप्रवासी कैसे हुआ? जब बिहार के खुद हैं तो वो अप्रवासी कैसे हुआ? तो गलत है, लेकिन ये आज इस्तेमाल हुआ ना लॉकडाउन के दौरान। मैं इस शब्द का विरोध करता हूं। अप्रवासी मजदूर, अपने ही देश में अप्रवासी, जी, मैं उस शब्द का विरोध करता हूं, ठीक है, विरोध कीजिए, लेकिन वो जो कारण है उसके पीछे मुख्य कारण, जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द औद्योगिक क्रांति, आपको ये आगे आकर जस्टिफाई करना होगा कि औद्योगिक क्रांति में इन समस्याओं से कैसे निपटने जा रहे हैं। औद्योगिक क्रांति क्यों कर रहे हैं? लोगों को रोजगार ही देने के लिए ना। जी जी जी। कोई टीवी पे सजाने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए तो नहीं कर रहे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति लोगों को रोजगार देने के लिए कर रहे हैं। आपको बताना होगा कि रोजगार कैसे देंगे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, उसका कैबिनेट जो डिसीजन लेगी वो सब कुछ तैयार करेगी। जी कुणाल जी, तो आप हमें ये बताइए कि बार बार इन सारी चर्चाओं में औद्योगिक क्रांति पे बहुत ज्यादा जोर डाला जा रहा है, तो क्या लगता है कि आपको ये औद्योगिक क्रांति कितना कारगर होगा, लोगों को इससे कितना लाभ होगा, और क्या ये भ्रष्टाचार से निहित रहेगा? देखिए, सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बात कर लें। अभी बिहार में औद्योगिक विकास दर है 17% का, ठीक है, और आपने जो शब्द लाया भ्रष्टाचार का, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अपनी बातों में कहा था कि हमने रेड टेपिज्म पे काबू पा लिया है। आप विगत 15 वर्षों में बताइए कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार आप सामने आया? आप एक भ्रष्टाचार का नाम गिना सके? सरकार का लगातार प्रयत्न रहा है कि कैसे यहाँ अधिक से अधिक लोगों को सुखी संपन्न बनाया जा सके, और हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कैसे लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बेहतर हो, और सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि आपने अभी आपने बड़े ही शान से कहा कि पिछले 15 सालों में कौन सा घोटाला। अभी रिसेंट कोरोना जांच में जो आरोप लगा है विपक्ष के द्वारा इस घोटाले की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब उमाकांत जी, आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप तो मैं भी आप पे कुछ लगा सकता हूं कि आपने बगल बैठे मेरे मोबाइल चोरी कर लिया, मैं उसे सिद्ध कर सकता हूं क्या? आप बार बार, आप भी तो यही करते हैं ना, आप भी बार बार पीछे में आरजेडी अपने विपक्ष के गवर्नमेंट पर निशाना साधते हैं। आंकड़े में बात हो रही है, अभी तक सजा कई मामलों में नहीं हुए हैं और आप उसी को आरोप लगा के गवर्नमेंट में है। आज आरोप जब लग रहे हैं तो आपको जवाब देने होंगे। अगर सरकार में है, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो सरकार उसका निष्पक्ष रूप से जांच कर क्या आपके इसमें आई है जानकारी कि कोरोना काल में जो जांच हुई उसमें गड़बड़ी की गई? नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। क्या इसका मतलब आपके जो आरोप लगे विपक्ष के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा जो लगाया गया, आप उसको गंभीरता से नहीं लेते? इसका मतलब अब विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मतलब उसका काम है आरोप लगाना, आपका काम है सरकार चलाना। आप सरकार चलाते रहो, वो बोलते रहे, कोई फर्क नहीं। आप आरोप लगाने, मतलब आप विपक्ष को अहमियत नहीं देते, आप आरोप लगाते रहे, आप अपना काम करते रहिए। काम है आरोप लगाना। अगर हम आरोप की बात सुनेंगे तो हम अपने कामों को कैसे डिलीवर करेंगे? जी, हमें डिलीवरी करना है, हमें जनता ने चुन के लाया है, उन्होंने जो हमें विश्वास जताया। जब आप कहते हैं कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो अपना लगाते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, इसका मतलब क्या विपक्ष को महत्व नहीं देते हैं? वो तथ्य दे, विपक्ष तथ्य दे मुझे, मतलब हमें। उन्होंने तो सारे कागजात रखे आपके सामने कि इस तरह से सामने आई ये चीजें। नहीं, कोई ऐसे मुझे तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जांच में जांच किट क्या बिहार जो सरकार में जांच किट आई थी, क्या वो प्राइवेट संस्थानों को बेच दी गई? स्पष्ट बोला जाए। नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और मैं इस पे, मुझे जानकारी नहीं तो मैं इस पे क्या बोलूँगा। जी, प्रियंका, आप अपना समाप्त। और शायद मुझे लगता है कि जब आत्मनिर्भर बिहार का हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही गलत था कि क्या घोटाला। और आपने स्वयं कहा कि हमें बताइए कि पिछले 15 सालों में क्या कोई घोटाला, तब बात उठी ना। हम लोग प्रियंका जी ने मुझसे सवाल किया, बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे।
हम लोग औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। हम लोग आपने स्वयं बड़े हिंताल ठोके कहा कि पिछले 15 सालों में बताया जाए कोई घोटाला हुआ। भाई सामने में विपक्ष ने आरोप लगाया, आपसे जवाब नहीं दिया गया कि भाई कोरोना जैसे जांच में भी घोटाले हो गए। नहीं, ये विपक्ष की लगातार साजिश है कैसे सरकार, चुनी हुई सरकार को बदनाम किया जा सके। वो तो ऐसे लोग हैं कि जो सरकार की सबसे बड़ी संस्थान है चुनाव आयोग, उस पर वो लगातार आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैकिंग और ये वो। तो वैसे लोगों के बात को ही क्या सुनना है? क्या ईवीएम कभी हैक हो सकता है? आरोप लगाने से व्यवस्थाएं दुरुस्त भी होती हैं। नहीं, आप जनता को भ्रमित सवाल उठाने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते उसका काम उठाना है, सवाल उठाते रहे, मैं अपना काम करते रहे। आरोप लगा के आप तो वही कह रहे हैं कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस होते पर उड़ाई वाली बात कर रहे हैं आप कि विपक्ष आरोप लगा के अपना काम करते रहेंगे। आरोप लगा के आप सिर्फ जनता को डेमोक्रेटिक सिस्टम में विपक्ष अगर जो कुछ कहता है आपको उसको जवाब देना चाहिए, जवाब उसकी जांच करनी चाहिए आपको कि अगर जो कहीं से बात उठी है तो उसको देखा जाना चाहिए। तो जो भी सरकार को उपयुक्त लगेगा इस पे कार्रवाई करेगी सरकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद उमाकांत जी एंड कुणाल जी। धन्यवाद जी। और ऐसी ही बातचीत को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज, आपको रखे कदम आगे।